आइए डुअल नेचर का हम लोग तीसरा वीडियो देखते हैं। पहला वीडियो में तो कॉन्सेप्ट था, सेकंड वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट का था जिसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, विबग्योर के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट को स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी को इफेक्ट करेंगे। आइए एक बार क्विकली समझ ले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये एक मेटालिक सरफेस है। मेटल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन इतना फ्री नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ सके, अंदर में ही घूमता रहता है और कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वो पकड़ाया हुआ रहता है। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि इसका वर्क फंक्शन है 30 यूनिट। जनरली इसका एसआई यूनिट तो जूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। लेकिन हम सिंपली एक रफ नंबर ले रहे हैं समझाने के लिए कि इसका वर्क फंक्शन है 30 यूनिट। मतलब कम से कम इसको 30 यूनिट का एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आया लाइट एनर्जी का यूज करके, फोटोन एनर्जी का यूज करके, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हम सब जानते हैं कि लाइट के पास भी अपना एक एनर्जी होता है। ये एक लाइट एनर्जी का सोर्स है और मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी है 4। तो इससे एनर्जी निकल रहा होगा, लाइट एनर्जी इस पर इंसिडेंट कर रहा होगा, और लाइट एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। H का तो वैल्यू होता है 6.63 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं इतना लंबा चौड़ा वैल्यू ना लेके आप एक गलत वैल्यू लेके चलो, 6 लेके चलो। 6 गलत वैल्यू है, लेकिन बस 6 इंटू 4 24 तुरंत बोल पाओगे। अभी इस वीडियो में मकसद है कॉन्सेप्ट समझाने का, न्यूमेरिकल का तो अलग कहानी है, वहां तो वही वैल्यू लेके चलेंगे। तो चलो एच का वैल्यू हम 6 लेके चल रहे हैं। तो इसके इस तरह से इसके पास लाइट एनर्जी कितना हो जाएगा? तो इसके पास लाइट एनर्जी हो जाएगा 24 यूनिट, और हमको चाहिए 30 यूनिट, और हम दे रहे हैं 24 यूनिट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। तो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए? तो बोलेंगे कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए कि उससे जो एनर्जी बने वो या तो 30 बने या 30 से ज्यादा। कम से कम तो 30 बनना ही चाहिए। तो हम लाइट के सोर्स को ही चेंज कर दिया, क्योंकि आप लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। हम अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी ले लिया 5 यूनिट, तब इससे जो एनर्जी निकलेगा लाइट एनर्जी, डेफिनेटली ये लाइट एनर्जी जो निकलेगा H इंटू न्यू, H 6 लेके चला, न्यू 5 लेके चला, ये आपको 30 आ गया। 30 आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर आ सकता है। तो लाइट एनर्जी का यूज करके जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और किसी भी ऐरा गैरा लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोले तो कम से कम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट का इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं कि कितना कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है कि जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वो मिनिमम एनर्जी को करस्पॉन्ड करेगा,
और इसी मिनिमम एनर्जी को तो वर्क फंक्शन कहते हैं और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट। और अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर आप इसको लेके चले हैं 5 और उस पल इसका वैल्यू मान लीजिए 20 था और ऊपर वाला वैल्यू मान लेते हैं 100 था, तो 100/20 आपको मान लो 5 आ रहा है, मतलब इतना आपको आ रहा है। एससी बाई लैम्डा मान लो आपको 5 आ रहा है। अब आप सोच के देखो, अगर हम इसको 20 से 21 कर दें तो 100/21 5 से कम हो गया और ये 5 से कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा। तो कह सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इससे कम हो जाए और अच्छा, अगर 20 से घट के 19 हो जाए तो 19×5 = 95, 5 पॉइंट समथिंग, 5 से ही बड़ा हो गया। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ के टर्म में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी के टर्म में। वर्क फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं मिनिमम के टर्म में। तो यहाँ 3 टर्म आपके सामने दिख रहा है। Work function is defined as the minimum amount of energy. Work function is the energy to emit a free electron from the metallic surface. Threshold frequency is the minimum frequency required for the emission of electron from the metallic surface. And threshold wavelength is the maximum wavelength required for the emission of electron from the metallic surface. Above this wavelength, इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट इमिटेड। इससे ऊपर हो जाएगा वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इससे कम एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी 5 से भी ज्यादा रखें, एक ऐसा सोर्स ले लिया जिसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि 9 था, 9 यूनिट, तो जाहिर सी बात है इसका जो एनर्जी हो जाएगा E is equal to h nu, 6 × 9 54। तो 54 यूनिट में 30 यूनिट तो ये ले लेगा वर्क फंक्शन, लेकिन अब 24 यूनिट बच जा रहा है और वो 24 यूनिट जो बच रहा है उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। 24 यूनिट का काइनेटिक एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन क्या हर इलेक्ट्रॉन 24 के काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा? नहीं। मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है किसी का काइनेटिक एनर्जी 2 हो सकता है, किसी का काइनेटिक एनर्जी 4 हो सकता है, किसी का काइनेटिक एनर्जी 7 हो सकता है, किसी का काइनेटिक एनर्जी 10 हो सकता है, किसी का काइनेटिक एनर्जी 15 हो सकता है, लेकिन किसी का काइनेटिक एनर्जी 24 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया के मैक्स। मतलब काइनेटिक एनर्जी वैरी करता है फ्रॉम 0 से के मैक्स तक। मतलब आप जो एनर्जी 54 दिया, 54 में 30 यहां यूज हो गया और ज्यादा से ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी बच सकता है किसी के पास, दैट इज 24 यूनिट। दैट इज 24 यूनिट। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा, लेकिन इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कह सकते हैं कि हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो 2 हिस्सा में बट रहा है, एक वर्क फंक्शन में, और जो बच जा रहा है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके चल जा रहा है। इसका मतलब हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं एच न्यू, वो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, और इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने कहा यही बात था कि जो एनर्जी सप्लाई किया जाएगा 2 हिस्सा में बटेगा, एक मेटालिक का वर्क फंक्शन में चल जाएगा, बाकी का काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगा। अगर आप इसको इधर लेकर के आओगे H कॉमन निकल जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स। ये इक्वेशन शो करता है कि न्यू का वैल्यू बहुत हो तो न्यू नॉट के बराबर हो या उससे बड़ा हो।
क्योंकि अगर इसका वैल्यू छोटा हो जाता है तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो न्यू को या तो बराबर हो जाना, बराबर हो गया ये दोनों, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसा कि इस केस में जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी लेके बाहर निकला, तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, मतलब इस केस में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ बच जाएगा, दैट इज 24, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो ये हम लोगों ने पिछला लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आइए अब इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी को थोड़ा सीखते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो पहला तो दो छोटा एक्सपेरिमेंट है, जो कहानी एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ छोटा सा 4-4 लाइन दिया हुआ है। एक साइंटिस्ट था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर रहा था। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट नाम का वो एक्सपेरिमेंट था। उसमें दो प्लेट लिया गया था, दो प्लेट, और दो प्लेट का जो सिस्टम होता है उसको आप सब जानते हैं, कैपेसिटर होता है, जिसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आज तक आया नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में दिया है, जान लो। एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन दे दे बना करके कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो ये उन्होंने क्या देखा, तो हर्ट्ज जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर रहे थे। हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब लाइट एनर्जी पैदा कर रहे थे। और इस दौरान जब वो लाइट एनर्जी पैदा कर रहे थे, इस दौरान यहां पर स्पार्क हो रहा था। आप देखे होंगे तार वार खोजते तो स्पार्किंग करता है, तो यहां पर स्पार्क हो रहा था, हल्का हल्का स्पार्क हो रहा था, चार्ज का फ्लो लो हो रहा होगा, स्पार्क हो रहा था। अचानक से उन्होंने देखा स्पार्क हो रहा था, ठीक, उन्होंने देखा स्पार्क अचानक से बढ़ गया। बोला अरे अभी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता कम कम, अचानक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे जाने लगा? अगर करंट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा। तो बोला अभी तो इलेक्ट्रॉन ठीक है, मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए था, इतना जा रहा है, अचानक से इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। तो देखा कि गलती से उनसे यहां पर एक अल्ट्रा वायलेट लैंप था, आर्क लैंप था, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है, यूवी रेज। तो इस आर्क लैंप से यूवी रेज इस पर गिर गया था, अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी रेज का नाम सुने होगे, सूरज से भी आता है, बॉडी पे गिरता है, टैनिंग इफेक्ट, कालापन, धब्बा पैदा कर देता है। तो यूवी रेस का काम भी होता है जर्म्स वगैरह किल करने के लिए। वाटर प्यूरिफायर में देखते होगे यूवी प्रोटेक्शन वाला दिखाता है। तो यूवी रेस आया, इस पर गिरा, इस पर जब यूवी रेस गिरा तो देखा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। फिर अब जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया, अब इसको ऑफ किया, देखा फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऑन किया, और जब ऑन किया तो देखा जैसा ही यूवी रेस गिरा प्लेट पर, यहाँ पे स्पार्क बढ़ गया। तो तुम ही सोचो ना, अगर यूवी रेस के गिरने से स्पार्क बढ़ रहा है, इसका मतलब यूवी रेस के गिरने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लग रहा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है। ये सबूत हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, खत्म। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ और, एक और एक्सपेरिमेंट को दर्शा दिया कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। आइए दूसरा एक्सपेरिमेंट, हॉलवॉच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। हॉलवॉच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, तो देखिएगा ध्यान से। इन्होंने यहां पे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं, एक शीशा होता है, शीशा का बोतल है जिसमें तुम अंदर झांक सकते हो, एक बोयाम है, ट्रांसपेरेंट बोयाम है, और यहां पर दो
लीफलेट है गोल्ड का, सोने का पत्ती है, दो सोने का पत्ती एकदम पतला पतला एकदम हवा हवाई, दो लीफलेट है एकदम पतला सोने का पत्ती है, जो मिठाई वगैरह पे तबक देखते हो एकदम उस तरह का पतला एकदम हवा हवाई सोने का पत्ती है, थोड़ा स्ट्रांग है, दो सोने का पत्ती है, गोल्ड लीफ है, मास मतलब मास ना के बराबर है, एकदम हल्का। अब ये दोनों न्यूट्रल है, भैया न्यूट्रल होगा तो अपना ऐसे होगा, इत्मीनान से साथ में होगा इस तरह से। अब क्या किए, हम एक जिंक प्लेट को लाके यहां अटैच कर दिए और जिंक प्लेट पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, मतलब एक ऐसा जिंक प्लेट को लिया है जिस पर निगेटिव चार्ज था। जैसा ही जिंक प्लेट का कनेक्शन दिए, ये लोहा से चार्ज का फ्लो होगा, निगेटिव चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा और निगेटिव चार्ज यहां आके बैठ जाएगा। जैसा ही निगेटिव आया तो ये जो तुम्हारा सोने का प्लेट है, पत्ती है, ये फैल जाएगा ड्यू टू रिपल्सन, ये डाइवर्ज कर जाएगा। चलो भाई ठीक है, डाइवर्ज कर गया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, उतना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ये तो उन्होंने सेटअप तैयार कर लिया। अब उन्होंने यहां पर एक आर्क लैंप लिया जिससे अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलता है और यूवी रेस को इस पे गिराए। क्या वो यूवी रेस देख पा रहे होंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ नहीं देख रहे, लेकिन एक चीज देखे हैं, ये जो तुम्हारा इतना फैल गया था, ये लोग फिर वापस आने लगा, कम फैलने लगा। बाबू रे अगर कम फैलने लगा है इसका मतलब है रिपल्सन कम हो रहा है, और रिपल्सन कम हो रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता जा रहा है। और ये सबूत हो गया कि जरूर यूवी रेस गिराने पे निगेटिव बाहर आ रहा होगा, सबूत हो गया, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम होने लगा था। रिपल्सन कम होने लगा था तो ये लोग पत्ती जो है एक दूसरे के नजदीक फिर जाने लगा था, न्यूट्रल होने लगा था। तो न्यूट्रल होने लगा था, इससे सबूत हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। और एक वक्त ऐसा आया जब फुल न्यूट्रल हो गया, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर। एक ऐसा वक्त आया जब ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया। जब ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया तो हमको दिखेगा कि पहले वाला सिचुएशन पे चला गया, जो न्यूट्रल वाला सिचुएशन था। लेकिन अब उन्होंने फर्दर रेडिएशन को जारी रखा, मतलब अभी भी रोका नहीं यूवी रेस को, बोला तुम अभी जाते रहो। तो अब अगर ये जाएगा तो आपको पता है ना, इसमें प्लस माइनस न्यूट्रल तो भरा पड़ा हुआ रहता है, और वो यूवी रेस जाएगा तो अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इसका अपना था वह को बाहर लेके निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे क्या बचेगा, प्लस। इस पे क्या आएगा, अब प्लस का संख्या बढ़ेगा, तो प्लस का संख्या बढ़ेगा तो फिर रिपल्सन होने लगेगा, मतलब ये पत्ती जो है वो फिर फैलने लगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एविडेंस, सबूत है, सबूत है। कौन सा प्लेट लिया था ये, तो ये जान लो कि जिंक प्लेट लिया था। ये जिंक प्लेट रिएक्ट कर जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पे। चलिए, ये तो दो छोटा छोटा टॉपिक था। आइए मेन टॉपिक में एंट्री लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इससे आपको चार चीज हम क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से क्या क्लियर करेंगे। एक तो आपको ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए हमरे पढ़ा देने के बाद कि क्या है ग्राफ, और बहुत कम लोगों को ये सब ग्राफ क्लियर हो पाता है। एक तो ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए, दो ग्राफ, तीन ग्राफ और ये चार ग्राफ। मेरे पढ़ाने का मकसद यही है, पढ़ा देने के बाद ये चारों ग्राफ क्लियर होना चाहिए। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, लगभग हर साल आता है कि मैक्सिमम में काइनेटिक एनर्जी इतना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दीजिए, या स्टॉपिंग पोटेंशियल दे करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा। और ये प्योरली कंसेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्ट का सारा कहानी है। तो चलो आइए कहानी सुनते हैं।
और यही कारण है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग मोड में पढ़ा रहा हूं कि आप घर पे फिर जाके 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ लो, सीख लो। समझो ध्यान से। देखो, सबसे पहले जैसा कि बोला, इसमें कुछ नहीं रट्टा मारना है, प्योरली समझने का है तो प्योरली पूरे बात को इत्मीनान से कॉन्सेंट्रेटो को देखो और समझो। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब ले लिया, वैक्यूम ट्यूब, अंदर एयर पार्टिकल्स भी मौजूद नहीं, ताकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई और से ना टकराए, एयर मॉलिक्यूल से ना टकराए, अंदर वैक्यूम है, ट्रांसपेरेंट है, तुम अंदर झांक सकते हो। जैसे ब्लड टेस्ट लेने के लिए आता है एकदम शीशा, एकदम साफ साफ शीशा रखता है, उसी तरह का ट्यूब है तुम्हारा। उसके बाद इस ट्यूब में हम एक जगह विंडो बना दिए, ये विंडो बना दिया, और यहां पर इसके माउथ को बंद कर दिया, जहां पर क्वार्ट्ज गिलास रख दिया। क्वार्ट्ज गिलास का प्रॉपर्टी है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेस को अंदर जाने देगा, यूवी रेस को वो जाने देगा, अल्ट्रा वायलेट रेस को जाने देगा, तुम जाओ, बाकी को रोक देगा। एक तरह का चाय छन्नी का काम करता है, चाय पत्ती रोक देगा, बाकी का लिक्विड जाने देगा। तो क्वार्ट्ज गिलास रख दिया। इसके बाद हम यहां पर एक प्लेट ले लिया और यहां पर एक प्लेट ले लिया। ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन आपको समझाने के लिए हम अगेन 30 यूनिट का ले लिया। इस प्लेट का वर्क फंक्शन हम 30 यूनिट का ले लिया। हाँ, इस प्लेट का हम वर्क फंक्शन 30 यूनिट का ले लिया। देखो, अब यहां से एक बैटरी का कनेक्शन कर दे रहे, ये बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं, स्विच है, ये बैटरी का कनेक्शन कर दिया, स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, अभी स्विच खुला हुआ है। कितना वोल्ट का बैटरी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जो वोल्टेज नापता रहेगा, और वेरिएबल बैटरी है, मतलब बैटरी का वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं। जिस तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल बैटरी है, एरो कंडीशन बताता है, वोल्टेज 1 2 3 4 5 6 बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कॉम्यूटेटर ले लिया। कॉम्यूटेटर का काम होता है कि पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा और निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये पोलैरिटी को पलट देता है। कॉम्यूटेटर पोलैरिटी को पलट देता है, जैसे अभी इधर प्लस है इधर माइनस है, ये पलट देगा, मतलब इसका पोटेंशियल अभी लो है और इसका हाई है, कॉम्यूटेटर के हेल्प से इसका हाई कर देंगे और इसका लो कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर, इसका काम वही है। इसके अलावा यहां पर एक अमीटर लगा होता है करंट नापने के लिए। तो चलो क्या क्या था फिर एक बार सुन लो। टेस्ट ट्यूब है, विंडो है, यहां पर एक ऐसा प्लेट है जिसपे लाइट एनर्जी अगर 30 या उससे ज्यादा एनर्जी का गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा। यहां पर बैटरी का कनेक्शन का इंतजाम कर दिया है, वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया है, करंट नापने के लिए मीटर लगा दिया है। अब हम लोग अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये इमीटर कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये कलेक्टर कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। सबसे पहला कहानी, सबसे पहला कहानी, एक बात बताओ, क्या अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा? हाँ या ना? नहीं, जो दिख रहा है वो बोलेंगे, बोलेंगे सोर्स है ये नहीं है, और बैटरी भी आप खोल के रख दिए हैं, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ बनाए इंटेंसिटी का और करंट का, करंट यहां जो करंट कहलाता है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो करंट आता है,
जिसको आईपी से इंडिकेट करते हैं, और इंटेंसिटी को आई से इंडिकेट करते हैं। तो एक बात बताओ, अभी तो लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है तो इंटेंसिटी जीरो हो गया, और इंटेंसिटी जीरो है तो करंट भी जीरो है। मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि लाइट जीरो, करंट जीरो। अब एक काम करो, यहां पे लाइट के सोर्स को ले आओ, और डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम या बराबर। तो हम ज्यादा वाला ले लिया, मतलब मान लेते हैं समझाने के लिए 7 ही वाला ले लो। तो यहां से लाइट एनर्जी इस पे गिरेगा, यूवी रेज आया, इस पर गिरा, तो इस पर कितना एनर्जी गिरने के लिए आ रहा है, एच न्यू 6 इंटू 7 42, खा कितना जाएगा 30, बचेगा कितना 12, ज्यादा से ज्यादा 12। हाँ ये अलग बात है कि किसी का एनर्जी 1 भी होगा, किसी का एनर्जी 2 भी होगा, किसी का एनर्जी 3 भी होगा, किसी का 5 भी होगा। ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम वाला है। इससे कम बहुत सा पॉसिबिलिटी है, 10 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, 8.5 भी पॉसिबल है, बहुत सारा एनर्जी। लेकिन 12 से ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे रहे हैं 42, 30 यहां खर्चा हो रहा है, बहुत बचेगा तो 12 वाला बचेगा। तो इंटेंसिटी आ गया। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है इंटेंसिटी। एनर्जी क्रॉसिंग मतलब जो एनर्जी आ रहा है यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, इस पे जो फॉल कर रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तुम सोच के देखो, अगर हम सोर्स को आगे बढ़ा दिया यहां, और सोच समझ के जवाब देना, यहां पर लाइट का कुछ इंटेंसिटी है, कुछ तीव्रता है, तीव्रता सोर्स को यहां लिया है, तो तुम बताओ ये एनर्जी बढ़ गया या घट गया? सोर्स को यहां से उठा के आगे लिया, एनर्जी बढ़ गया या घट गया? चलो दिखा तो सेम रहेगा। अरे टॉर्च को हम यहां से चलाएं या टॉर्च को हम थोड़ा आगे जाके ऑन करें, तुम्हारे आंख के नजदीक, जितना टॉर्च से रोशनी यहां निकल रहा होगा उतना ही यहां से निकल रहा होगा। हाँ तुम्हारे आंख के नजदीक ज्यादा ले जाएंगे तो तुम्हारा आंख ज्यादा चौंधियाने लगेगा, आंख को ज्यादा तुम्हारा चुभेगा रोशनी। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, टॉर्च का थोड़ी प्रॉब्लम है। वो तो यहां से जो एनर्जी दे रहा है वही एनर्जी वो आगे से भी देगा, आगे लाने पे थोड़ी इसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी तो चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा ये जब एनर्जी नहीं चेंज हो रहा है, नजदीक लाने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सोर्स को आगे पीछे करने पे ना एनर्जी चेंज होगा और ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि नजदीक भी आने पे 42 ही दे रहा है, 30 वो खाएगा, 12 ये बचेगा। तो चेंज क्या हुआ नजदीक आने पे? तो नजदीक आने पे कम टाइम में लाइट पहुंचेगा, यहां से ज्यादा टाइम ले रहा था पहुंचने में लाइट, नजदीक आने पे टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तीव्र हो जाएगा, आंख को आंख में ज्यादा चुभेगा, आंख के नजदीक अगर टॉर्च चला देंगे तो इसका मतलब कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलने लगेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाएगा ज्यादा। पहले अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तब कुछ भी होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे, और आपसे पूछा
क्या बढ़ जाएगा? तो बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा था पर यूनिट टाइम, उसका संख्या बढ़ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। इंटेंसिटी को जब भी हम बोल रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, तो तुमको फीलिंग आना चाहिए कि लाइट के सोर्स को नजदीक ला रहे हैं, लाइट के सोर्स को नजदीक ला रहे हैं। अगर इंटेंसिटी को घटा रहे हैं तो लाइट के सोर्स को दूर ले जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लाइट के सोर्स को नजदीक लाएंगे, तो लाइट के सोर्स को नजदीक लाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो आपका पहला ग्राफ तो ये आ गया। एग्जाम में सवाल बहुत सीधा सा आएगा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ बना दो। इतना कहानी जो मैंने सुनाया उसका काम जनरली नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, 4 ऑप्शन दे देगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, और बाकी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह सवाल आपको दे सकता है। तो आपको जो भी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं उससे आपको ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस होता है, ऑब्जेक्टिव ही आता है। इसलिए बस कहानी की तरह सुन के सारे पॉइंट को दिमाग में बैठा लो। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हम लोगों ने समझा कि इंटेंसिटी के बढ़ने का मतलब है लाइट के आगे आना, और लाइट के आगे आने से लाइट एनर्जी नहीं चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था पर यूनिट टाइम उसका संख्या बढ़ जाएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो ये था कहानी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आइए अब हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट को स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब बैटरी का यूज करने जा रहे हैं, अब बैटरी का यूज करने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और पोटेंशियल को 2 बार पढ़ेंगे हम लोग अभी। एक बार पोटेंशियल पहले बढ़ाएंगे जिसको बोलेंगे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल को घटाएंगे, निगेटिव में लेके चल जाएंगे, उसको बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को 2 कैटेगरी में करके पढ़ना है, स्टॉपिंग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो चलो कहानी फिर पढ़ते हैं हम लोग। आइए, और कहानी पढ़ना है इसी ग्राफ को बनाते हुए। इधर पोटेंशियल का पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव वैल्यू, इधर करंट। बैटरी अभी कनेक्शन नहीं किया है, और अभी जो मेरा सोर्स है, वो जो मेरा सोर्स है, अभी मेरा जो सोर्स है, ये सोर्स मेरा यहाँ है ऊपर, ये मेरा सोर्स अभी नजदीक नहीं है, ऊपर है। अब आप लोग बताइए, बैटरी का कनेक्शन नहीं है, मतलब पोटेंशियल 0 वोल्ट। बताइए, पोटेंशियल ही नहीं दिया, करंट आएगा? बोलेंगे बिल्कुल आएगा सर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन उसी का तो नाम है। आप वोल्टेज नहीं हो दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकाले दे रहा है गिर के, कैसे नहीं करंट आएगा? बिल्कुल करंट आएगा। इसका मतलब 0 पोटेंशियल पर भी करंट मौजूद है। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से नहीं, ऊपर कहीं से स्टार्ट होगा। ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से। तो पता चला कि पोटेंशियल नहीं भी दिया है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, चार्ज आगे बढ़ रहा है, तो करंट आएगा ही आएगा। मतलब पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, तो भी करंट 0 नहीं है, तो भी करंट 0 नहीं है। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम ओरिजिन। अब तुम बैटरी लगा दो, अब तुम 1 वोल्ट बैटरी, 1 वोल्ट का बैटरी लगा दो, मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये इधर वाला प्लेट है। अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा? आओ जल्दी जल्दी आओ। अरे पहले तो जा रहा था, सामने में कोई था नहीं अट्रैक्शन,
आपस में रिपेल होकर टकराते उकड़ाते हुए, कोई मकसद नहीं था, अपना टहलते घूमते हुए इधर जा रहा था, लेकिन अब सामने में देखा कि 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, अट्रैक्शन ना आ गया। अब वो क्या करने लगेगा, दौड़ेगा। मतलब अट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और करंट होता है चार्ज बाय टाइम, टाइम घटेगा तो करंट, इलेक्ट्रॉन फास्ट फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा ही ना होगा। इसका मतलब है कि जब तुम 1 वोल्ट किए तो जो करंट है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जब तुम 2 वोल्ट करोगे और ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दो, 2000 का 2 नोट रख दो, 3 नोट रख दो, 4 नोट रख दो, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो करंट भी क्या करेगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक बात यहां सुनो, फिर कहानी में ट्विस्ट है। क्या है, सुनो। मान लो कि 1 सेकेंड में यहां से 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और तुम पोटेंशियल बढ़ाते गए, सब इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता गया, अब 15 का बढ़ चुका है। अब पोटेंशियल और बढ़ाओगे, भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन 15 निकला, फट से पहुंचा, 15 निकला, फट से पहुंचा, अब तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो 30 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। इसका मतलब एक हद तक पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, और एक हद के बाद पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ने वाला सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन करंट आ जाएगा। क्या कि 15 निकल रहा है और 15 पहुंच जा रहा है, 15 निकल रहा है, 15 पहुंच जा रहा है। अब तुम पोटेंशियल बढ़ा के ही क्या कर लोगे। हम 1 घंटा का लेक्चर देंगे सीखोगे, 2 घंटा देंगे और सीखोगे, हम देते रहेंगे तो थोड़ी सीखते रहोगे, सैचुरेट हो जाओगे। हाँ, कुछ लोगों का सैचुरेशन लेवल 5 मिनट का होता है, 5 मिनट तक जोश में, फिर खत्म, दिमाग काम करना बंद। कुछ लोगों का सैचुरेशन लेवल ज्यादा होता है, 2 घंटा 3 घंटा, अलग अलग का अलग अलग होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी सैचुरेशन लेवल है, करंट सैचुरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचो 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 सोचो, हम अगर सोर्स को नजदीक ले आएंगे तो क्या होगा। सोचो, सोचना इस पूरे टॉपिक में, सोर्स को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा। तो बोलेंगे अगर आप सोर्स को नजदीक ले आए तो आपका इंटेंसिटी बढ़ गया, और आपका इंटेंसिटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन जो अभी आप बोला 15 निकल रहा था, मान लीजिए कि अब 25 इलेक्ट्रॉन निकले लगा, 25 इलेक्ट्रॉन निकले लगा। इसका मतलब पहले अगर 15 इलेक्ट्रॉन का करंट था, तो इस बार जो करंट होगा वो 25 इलेक्ट्रॉन का होगा, तो और ऊपर ना करंट भागेगा। अब इसमें ही पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट क्या करेगा। अब तुमसे ये ग्राफ बना देंगे, बोलेंगे बताओ ज्यादा इंटेंसिटी वाला कौन है, I1 I2 करंट नहीं है, करंट आईपी से इंडिकेट कर रहे हैं। बोलेंगे ज्यादा इंटेंसिटी वाला ग्राफ कौन है, I2। बहुत सिंपल है, सीखना है खाली। I2 वाला ज्यादा इंटेंसिटी का है क्योंकि करंट ज्यादा है उसका, उसमें 25 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ज्यादा। और अगर इंटेंसिटी और बढ़ा दो, सोर्स को और नजदीक ला के रख दो, तो सोर्स को और नजदीक लाओगे तो और ज्यादा करंट मिलेगा, इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में 2 या 3 ग्राफ दे सकता है, या 4 भी दे दे, कितना भी दे दे, पता चल ही रहा है जो ज्यादा ऊपर होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, क्या कि उसका करंट ज्यादा है। तो हम लोगों ने ये समझा, पोटेंशियल 0 होने के बावजूद भी करंट होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाता है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर करंट बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल पे। अब बहुत ध्यान देना, अब बहुत ध्यान देना। अगर कुछ टेढ़ा है इस पूरे कहानी में, टेढ़ा तो कुछ भी नहीं है भाई, हमेशा बोला समझ में आ गया तो बहुत आसान, नहीं समझ में आया सब भारी। लेकिन कुछ है कॉन्सेप्ट का बढ़िया सा चीज, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ही कहानी है जो अब आ रहा है। क्या करो, बोलो। तुम लोग बहुत तरह एक्सप्लेन कर सकते। सैचुरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि सब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है आपस में टकरा रहा होगा, टकराते टकराते एवरेज वेलोसिटी गेन कर ले, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब उसे ज्यादा भी करोगे तो उससे ज्यादा वेलोसिटी वो गेन नहीं कर सकता है। तो सैचुरेशन को अलग अलग तरह से हम लोग सोच समझ सकते हैं।
इसका कोई प्रॉपर होता है ना कि रीजन, ये लाइन सैचुरेट क्यों हुआ, नो नीड, सैचुरेट हो जाता है, दैट इज द कंडीशन। चलो देखो यहां ध्यान से, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में लो कर दे रहे हैं। मतलब सीधा बोले तो मान लो इसको निगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। हालांकि तरीका यह है कि इसके रेस्पेक्ट में ये लोअर पोटेंशियल पे कर दिया, लेकिन चलो सीधा सीधा समझना है, बस सीधा सीधा समझ लो। अब सोचो, ये हो गया -1 वोल्ट, 1 वोल्ट माइनस में बोलेंगे, क्या किसका निगेटिव, इसका स्मॉलर कर दिया। क्या सच में -1 वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट है, लेकिन उल्टा कर चुके हैं हम लोग, रिवर्स कर चुके हैं। तो ये हो गया माइनस, ये वाला प्लेट पे क्या आ गया, ये सोच रहा हमारा दोस्त है, सामने में देखा 2000 का नोट था, 2000 का नोट और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, देखते देखा सांप बन गया, तो क्या होगा, तो और जाएगा नहीं। अब वो बोलेगा कि ना अब खतरा है हमसे, मतलब ज्यादा ताकतवर चीज सामने में है। और कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स के टर्म में समझो क्या है, आराम से एकदम कुछ हड़बड़ाना नहीं है। बैटरी का कनेक्शन किए हुए प्लेट से, आई अगेन रिपीट, बैटरी से कनेक्शन किए हुए प्लेट का, इसका मतलब प्लेट में काम करने का क्षमता है, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, वर्क डन होता है Q इंटू वी, मतलब प्लेट पर काम करने का क्षमता है, वर्क करने का क्षमता है। और पोटेंशियल हम कितना वोल्ट लगाए हुए हैं, ये Q के जगह पे E लिख दिया, और पोटेंशियल हम कितना वोल्ट लगाए हुए हैं, -1, और यहां भी तो ये माइनस, तो ये हो गया प्लस E इंटू 1V। बताओ Q इंटू V कुछ एनर्जी देगा ना, मान लेते ये एनर्जी दे रहा है 6 यूनिट, मतलब ये 6 यूनिट का एनर्जी रखे हुआ है। अब तुम दौड़ रहे थे अपना दोस्त समझ के, सामने में आ गया दुश्मन, और दुश्मन का जो वैल्यू है वो 6 यूनिट का है, तो तुम हो 1 यूनिट के, रुक जाओगे, सामने वाला बड़ियार है, 2 यूनिट वाला भी रुक जाएगा, 3 वाला भी, 5 वाला भी, 10 वाला बोलेगा हम देख लेंगे, 8 वाला बोलेगा हम समझ लेंगे, 9 वाला भी बोलेगा कि देख लेंगे। लेकिन एक बात बता, कुछ लोग तो रुक ना गया, इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन करेंगे ग्राफ में, ग्राफ समझो, ग्राफ समझो, इसका मतलब हम जब किया -1, तो जो करंट था वो करंट का वैल्यू पहले के मुकाबले नीचे भाग गया, ऊपर ज्यादा करंट था, अब करंट क्या हो गया, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ रहा था उसका संख्या कम हो गया, रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन। तो बोलोगे बाकी लोग भी तो रिपेल कर रहे, अरे बाकी लोग को एनर्जी ज्यादा है, बोलेगा चलो चलते हैं, लेकिन ये लोग रिपेल कर गया, रिपेल करके रुक गया, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हुआ चलने का, तो करंट डिक्रीज कर गया। चलो एक काम करो, इसको -2 वोल्ट करो, और तुम फिर अपना कंसेप्ट बनाओ ना, ये सब थोड़ी हम जो बोल रहे हैं बुक में सही लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो बुक रीडिंग करोगे तो लगेगा दिमाग में, तुम्हें यही कहानी चलेगा, बुक का लैंग्वेज समझ में आएगा, हम उसी हिसाब से बता रहे हैं, याद रखना। बुक में थोड़ी है -2 -1 निगेटिव कर दो पॉजिटिव कर दो, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के देखना, अभी पढ़ना, बुझा जाएगा कि जो बोला था वही सब दिमाग में चलेगा, बाकी लैंग्वेज सो एंड सो है दिया हुआ उसमें। तो देखो यहां ध्यान से, ये जब -2 वोल्ट कर दिया, तब इसके काम करने का जो क्षमता है वो पहले से तो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये 2 करने पे काम करने का क्षमता इसका 9 यूनिट हो गया। अब कुछ लोग दिमाग लगाता है, सर 1 पे 6 तो 2 पे तो 12 ना आएगा, अरे हम तो नंबर उल्टा पुल्टा ले ही रहे हैं, हम तो खाली कंस्ट्रेंट पे बोलने ध्यान दो, न्यूमेरिकल तो डील ही नहीं कर रहे हैं शुरू से। मान लो इस जब 2 कर दिए तो ये हो गया 9 यूनिट, तो अब 9 यूनिट हो गया तो 8 वाला रुक जाएगा, 8.5 वाला बोलेगा हम चलेंगे, नहीं सर ये भी रुक जाएगा, 8.5 वाला भी, 9 वाला ही मान लो रुक जा रहा है,
9 वाला भी रुक जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब ये 9 यूनिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और कम, लेकिन अभी भी 10 वाला बोलेगा हम जाएंगे, 11 वाला बोलेगा हम जाएंगे, 12 वाला बोलेगा हम, 13 वाला ही बोलेगा हम जाएंगे। अरे जो है ये नहीं है तू कहां जाएगा, मैक्सिमम तो 12 ही तक है। चलो अब क्या करो, अब इसको और कर दो -3। देख लो निगेटिविटी बढ़ाते जा रहे हैं, इसको -3 कर दो और मान लो अब ये आ गया तुम्हारा 12 यूनिट, ई आ गया 12 यूनिट, ये आ गया 12 यूनिट। ये जो वर्क डन है ये कितना के बराबर आ गया, ई 12 आ गया। ई 12 वाला भाई साहब रुक जाएंगे ना, अब 12 वाले रुक गए तो पीछे वाले सब रुके रहेंगे। 12 वाले अगर रुक गया तो सबसे बढ़ियार है वही रुक गया, वही डर गया कि ना हम ना जाएंगे, तो पीछे तो उससे सब कमजोर ही है। तो बताओ ये रुक गया मतलब सब रुक गया, सब रुक गया मतलब ये करंट कहां टच कर देगा, 0 पे टच कर देगा। अरे करंट का ही ना इधर ग्राफ है, तो करंट घटते 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 0 पे आ गया, तो 0 पे कितना वोल्ट पे आया, -1 पे नहीं आया, -2 पे नहीं आया, -3 पे आ गया। तो यही जो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है, बताओ तो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल कितना वोल्ट है। अरे जब निगेटिव बोल दिया तो -3 थोड़ी बोलोगे, 3 ना बोलोगे, हम बोलेंगे जो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है वो कितना वोल्ट है। अच्छा हम एक लाइन बोल रहे हैं, रेड मतलब लाल होता है, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा होता है, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन बोले कि मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जा रहा है, तो एग्री करोगे ना। 3 है वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या ये भी बोल सकते हैं ना 3 जो है वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। 3 वोल्ट वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जिसका वर्क डन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जा रहा है, और उसी मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल को एक नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफाइन करो। तो बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्ड करा रहा था, is the minimum retarding potential at which photoelectric current becomes 0. Very simple. It is the minimum negative potential, retarding potential at which photoelectric current becomes 0 बोलो, या at which electron having maximum kinetic energy stops. जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगा, रुक जाएगा। ये वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है। क्लियर है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल से कितना यूनिट पैदा हुआ, 12, और ये के मैक्स के बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरा वर्क डन जब के मैक्स के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, और यही वर्क डन ही ना मेरा चार्ज इनटू पोटेंशियल था, और इसको ऑलरेडी वर्ड में निगेटिव बोल रहे हैं तो माइनस लगाने की जरूरत। तो बताओ अगर तुमको आज के बाद से ये दिखा EV नॉट इक्वल टू के मैक्स तो बाउंस नहीं करना चाहिए, तुमको दिखना चाहिए कि 12 इक्वल टू 12, एग्जाम्पल जो दिए 12 इक्वल टू 12। तो बताओ इसके लिए क्या कोई डिराइवेशन किया, नहीं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फॉर्मूला समझा दिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फॉर्मूला समझा दिया कि बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अगर बराबर हो गया तो मैक्सिमम वाला भी रुक जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा, और इसी मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एग्जाम में सवाल एकदम सीधा और सिंपल आता है, क्वेश्चन दे दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है EV नॉट, और आप V नॉट दे दिया 6, तो आंसर हो गया 6 EV।
हो गया आंसर। इतना सिंपल, कभी कभी इतना सिंपल तो लगता है कि बन गया। बिल्कुल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 6 वोल्ट है और बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो अभी ना बताया जी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर होता है, और वी नॉट 6 वोल्ट दिया है तो बस ई। बोलेंगे जूल में आंसर दो, तो बोलेंगे जूल में देने में क्या ही दिक्कत है, ई के जगह पे इतना 19 जूल, ई का वैल्यू डाल देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, तो जितना में बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 वोल्ट रे, कितना सोचते हो रे बाप रे बाप। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ईवी नॉट, ये तो के मैक्स दिया हुआ है 4 ईवी, ईवी नॉट, ई से ही कट गया, 4 वोल्ट बचेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर दे दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा, या स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो चलो, ये हम लोगों का कहानी था पोटेंशियल के ऊपर कि पोटेंशियल का क्या असर होता है। अच्छा, इसमें एक और बात छूट ही जाता है अभी। देखो यहां इंटेंसिटी बढ़ाए थे ना, बताओ ज्यादा इंटेंसिटी वाला भी यहीं रुकेगा कि और पीछे रुकेगा? ज्यादा इंटेंसिटी वाला वहीं रुकेगा कि और पीछे रुकेगा? तो बोलेंगे सर इंटेंसिटी ज्यादा कम करे तो इस पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, ये तो बाड़े के बाड़े है ना, जब बाड़े के बाड़े है तो ये 3 का 3 ही ना रहेगा, इसका मतलब ई भी आके यहीं मिलेगा, ई भी आके यहीं मिलेगा। क्या कुछ समझे आप लोग? जब इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ने पे 12 के जगह पे 15 हो जाता तो ये 12 से तो ना रुकता सब, हमको और निगेटिव करे पड़ता, 15 तक लावे पड़ता, तब फर्क पड़ता। तो इंटेंसिटी के बढ़ने घटने पे ना काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ने वाला है और ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को। एग्जाम में सवाल देगा कि इंटेंसिटी डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो है सो है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही असर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। वो डबल कर देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था तुम्हारा। चलो, तो ये हमारा कहानी था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आइए अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब लाइट का फ्रीक्वेंसी बताइए, 7 है फ्रीक्वेंसी, 8 ले लो, 9 ले लो, 10। एंड ट्रस्ट मी, अगला नहीं भी पढ़ाएंगे तीसरा तो तुमको समझ में आ चुका है, कुछ नया नहीं बताना इसमें। तुम बताओ फ्रीक्वेंसी पहले 7 लिया है, तो क्या फ्रीक्वेंसी 7 लिया है और बैटरी अभी 0 वोल्ट है, करंट होगा कि नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी 7 है, करंट 0, वोल्टेज 0 है, करंट होगा? बिना वोल्टेज के भी होगा? बोलेंगे यस सर, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपका, वोल्टेज ना भी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब करंट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, करंट ऑलरेडी कुछ रहेगा बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हाँ, लाइटें मत रखिए, तब तो यहां पहुंच जाइएगा। नो इंटेंसिटी नो इमिशन, आप इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। चलो, अब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल अगर आप बढ़ाइएगा सर, पोटेंशियल अगर आप बढ़ाइएगा तो आपका करंट बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब हम पोलैरिटी को उलट देंगे, सेम कहानी तो रिपीट कर रहे हैं। पोलैरिटी को उलट देंगे तो निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो इसके पास वर्डन करने का क्षमता तो है, ये है, और वो वर्डन जो कर रहा है वो रिपल्सन का कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को आने से सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा, रोकेगा, ये मत आओ आगे, तू निगेटिव हम भी निगेटिव, मत आओ आगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डर के रुक जाएगा, लेकिन जिसका एनर्जी ज्यादा है बोलेगा हम जाएंगे, आएंगे आगे, तो ये अपने आप को और निगेटिव करेगा। अब तब तक वो लोग आगे आएगा जब तक ये उसके बराबरी वाला, और जब जिस पोटेंशियल पे ये उसके बराबरी वाला हो जाएगा उसी को ना बोलते स्टॉपिंग पोटेंशियल।
और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा ना, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा। चलो इसके लिए कितना जरूरत पड़ा, -3। समझाने के लिए नंबर लिया है भैया, एग्जाम में तो लिखेंगे V01 पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल V01। अब चल, अब क्या कर, यहां पर फ्रीक्वेंसी लाइट को बदल दे, सोर्स को बदल दे, यहां पे 8 वाला लेके आओ और बताओ क्या होगा। 8 वाला लेके आएंगे तो सोच, अब बोलेंगे सर 8 वाला लाइएगा ना, तो ये हो गया 8, 8 छक 48, और 48 में 30 ही खा जाएगा, और यहाँ बचेगा 18। अब बताइए 18 और ये भाई साहब थे 3 पर 12 थे, का रुक देगा 18 वाले को, ओको रोकेला और निगेटिव करे पड़ेगा पोटेंशियल। सोच पा रहे हो, अगर इसको 18 करना है तो इसको और निगेटिव करे पड़ेगा ना, मतलब -3 से काम चले वाला, -4 करो, -5 करो, -5.5 करो, जो करो एक वैल्यू होगा, और उस वैल्यू पर जा करके करंट, मतलब इसका ग्राफ कैसे सेम जगह पे है तो इंटेंसिटी सेम होगा। बता, ग्राफ यहाँ पे लाके पटक दिया और तुमसे बोले कि कौन सा फ्रीक्वेंसी इन दोनों में बड़ा है, तो बता नहीं दोगे। ν1 बड़ा है कि ν2 बड़ा है, ν1 बड़ा है कि ν2 बड़ा है, ν2 ना बड़ा है, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बचेगा, और जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बचेगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए होगा। आई होप के समझे होगे। अगर हम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ले ले, 9 वाला ले ले, तो 9 वाला ले लेंगे तो भैया 24 ना बचेगा। अब उसको रोकने के लिए और बढ़ियार ना चाहिए। इसका मतलब अगर ये ग्राफ दे देंगे ν1 ν2 ν3 तो हमको क्लियर है कि ν3 सबसे बड़ा है ν2 कैन कंपैरिजन टू ν1। उम्मीद है कुछ समझे होगे, और नहीं तो फिर हम क्या बोला, रिकॉर्डिंग है, जितना बात बोल रहे हैं घर पे फिर एक बार, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, कितना भी अच्छा सिखा देंगे मुझे अगर टीचर पता है कि बहुत कुछ भूल जाओगे, तो अब तो कुछ है ही नहीं। जितना बार चाहो मेरे बातों को उतनी बार सुन के बस समझ लेना है, और कुछ भी चीज पेंडिंग के लिए मत रखो। अभी नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले सुनेंगे, तुमको ही पता है कि बीच में गैप नहीं मिलता है। हर 2 दिन 3 दिन पे डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड में लगा के सुनो, ट्रिपल ना होता है, डबल स्पीड में। अब ऐसे भी हमारा 2x देखोगे लगेगा नॉर्मले पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तो इतना स्लो उसमें पढ़ाते हैं कि चलो खैर देखो यहाँ ध्यान से समझो। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो रिवीजन कराने वाले हैं 4 घंटा में पूरा चैप्टर, उसका 2x नहीं देख पाओगे, उसका 2x क्लास में ही चलेगा, तो थोड़ा घर से पढ़ लिख करके आओगे उसके लिए। चलो समझो यहाँ ध्यान से। तो ये 3 ग्राफ था, अगर हम इसी पे एक ऐसे खींच दें, एक ऐसे खींच दिए, चलो ये 3 तो लाइन खींच दी, चलो ये 3 लाइन खींच दी, और तुमसे बोले इनमें से कौन से 2 स्लोप का फ्रीक्वेंसी सेम है, कौन से 2 स्लोप का फ्रीक्वेंसी सेम है, होगी आपको जवाब पता है, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिखेगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम है। एग्जाम का सवाल है, इसमें से किन 2 स्लोप का इंटेंसिटी सेम है, ए और बी, एक जगह पे सैचुरेट हो रहा है, इंटेंसिटी सेम है। इसमें से किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो बोलेंगे देखिए सर, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बचेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कम है तो काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा बचेगा, बी का और सी का। बोलोगे आप क्या बोला, नहीं समझा, समझ ना रे। मान लो किसी को कम से कम 30 देना है, बार बार 30 लेके चल रहे थे, हम 100 दिए एनर्जी, 30 वो खा लिया, छोड़ा कितना, और किसी का अगर वर्क फंक्शन 20 से हो और 100 दे तो वो खाएगा कितना और छोड़ेगा कितना, तो जितना कम खाएगा उतना ज्यादा ना काइनेटिक एनर्जी उसके लिए बचेगा।
तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? और यहां हम देख सकते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब है कि उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ या ना? चलो, ज्यादातर बिहार बोर्ड ना बैठे हुए हो यहाँ, सीबीएसई में सब इतना सोचना है कंपटीशन के लिए, तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग सीधा सीधा पूछेगा डिफाइन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो न्यूमेरिकल बताएं वो वाला कहानी, और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तुम पिछले 10 साल का सवाल निकाल लो, इसके अलावा कुछ मिलता है तो लाके दो हमको। एक चीज और मिलेगा जो अगला क्लास में पढ़ाएंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हाट आर डी ब्रॉगली वेव्स, व्हाट आर मैटर वेव्स। अगला क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका आपके हिसाब से। चलो यहां समझोगे तो एक आखिरी बात, यहां समझोगे तो एक बात बताओ, आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या है? हम जो एनर्जी देते कितना हिस्सा में टूटता है? वर्क फंक्शन में। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हम इसको लिख सकते हैं? ईवी नॉट। सोच के बोलो, के मैक्स की जगह पे ईवी नॉट ला सकते हैं ना अब हम? बिल्कुल, एक नया कहानी तैयार हो गया। जहां जहां पे के मैक्स है वहां वहां पे आप ईवी नॉट ला सकते हैं। इसके बारे में अगला क्लास में डिटेल है, थोड़ा सा खाली बता रहे हैं। अगला क्लास यहीं से स्टार्ट है तुम्हारा। देखो एक बात बताओ, इन दोनों ग्राफ में इधर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इधर मेरा फ्रीक्वेंसी है। सोच के बताना है इन दोनों ग्राफ में बताओ किसका वर्क फंक्शन कम है। सोचना है, ये सब क्वेश्चन नहीं है, अभी जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हम पूछ रहे हैं इन दो मेटल का ग्राफ है, दो मेटल, दो ठो मेटल है अलग अलग, एक का ऐसा लाइन खींच दिया, एक का ऐसा लाइन खींच दिया, बोला किस मेटल का वर्क फंक्शन कम है। तो वर्क फंक्शन का कंसेप्ट याद करो। बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी 0, कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा कभी नहीं। अभी फ्रीक्वेंसी कितना? 2। फ्रीक्वेंसी अभी 2 है, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल, इसका मतलब ये दोनों का वर्क फंक्शन से कम अभी फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अभी फ्रीक्वेंसी 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दिए, मान लो 5 दिए, 1 2 3 4 5, 5 दिए तो कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। अरे फ्रीक्वेंसी रखा 5, फ्रीक्वेंसी रखा 5, तो बाहर कौन आया? अभी बाहर आया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। जब काइनेटिक एनर्जी ही 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। अरे जब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो रोकेंगे किसको? हम जब गाड़ी चलाएंगे तब ना ब्रेक मारेंगे, अभी तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो रोकेंगे किसको? अब सोचो, फ्रीक्वेंसी को अगर हम 7 कर दें, तो फ्रीक्वेंसी को 7 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना बच रहा था? याद करो ना, अभी तो पढ़े हैं, 12। तो 12 को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 चाहिए था। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 7 से बढ़ा करके 8 कर दें, 8 कर दे फ्रीक्वेंसी को, तो स्टॉप तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन भाग रहा है मेरा। अभी तक सेकेंड वाला प्लेट का तो इलेक्ट्रॉन निकला भी, इसका मतलब है कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है कि 5 फ्रीक्वेंसी पे निकलने लगा। इसका वर्क फंक्शन, इसको कम से कम फ्रीक्वेंसी 10 का चाहिए। समझ में आया दोनों ग्राफ क्या बता रहा है? ये दोनों ग्राफ बता रहा है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तैयार है और इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसका मतलब इसको ज्यादा वर्क फंक्शन वाला मेटल है तुम्हारा ये। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम बचेगा। तुम सोचो, अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12 ले लिए, क्या ले लिया? 12। अब तुम देखो 12 पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और यही 12 पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल
इसका मतलब ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लिए हुआ है, और जाहिर सी बात है, अरे ये 30 एनर्जी लेके निकल जा रहा है और ये 60 लेके निकल रहा है। हम दे रहे हैं मान लो 100, तो 100 में 30 लिया, 70 रखा काइनेटिक एनर्जी के लिए, और 60 लिया, 40 रखा ना काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा होगा उसके पास कम ना काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो खैर इस ग्राफ को तो हम अगले क्लास में डिस्कस दोबारा करेंगे। एक बार बता दिए कि आज जो पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड अगला क्लास होगा। ठीक है।